दोस्तों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो आज तक नहीं हुआ, अब वह होने वाला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से भारत की विदेश नीति में इतना बड़ा परिवर्तन पहले कभी नहीं हुआ जो अब होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बनते हुए नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर भारत कहां पर खड़ा होगा, दुनिया की नजर इतनी पैनी हो चली है कि भारत का एक भी वक्तव्य समूची दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को या तो छितरा रहा है या फिर बना रहा है। इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था और शायद आजादी के बाद से भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अमेरिका के इतने निकट गया नहीं, अमेरिका की इतनी यात्रा की नहीं और अमेरिका के साथ ही दो दो हाथ इसी दौर में हो जाएंगे, ऐसा भी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 बरस हो गए, जितने बरस उतनी बार यात्रा अमेरिका की। 11 बार यात्रा अमेरिका की कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहली बार अमेरिकी चुनाव के बीच में कूदकर बकायदा रिपब्लिकन के नेता को हाथ में हाथ डालकर अमेरिकी नागरिकों से और खास तौर से जो भारत के नागरिक रहे और अब अमेरिकी नागरिक हैं जिनको वोट का अधिकार है, उनके बीच भी खड़े होकर वोट की मांग की और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया। दुनिया के किसी भी देश में ऐसी परिस्थिति देखने को कभी नहीं मिली होगी कि किसी देश के चुनाव में कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष कूद जाए। सब कुछ हुआ है और इस सब कुछ होते होते परिस्थिति आज उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई जो 11 बरस में 11 यात्राओं के बाद अब सीधे आमने सामने की है। और भारत को लेकर अमेरिका जो लगातार सोचता रहा कि भारत जवाब नहीं देगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थनीति, भारत के कॉरपोरेट, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की महत्ता बीते 11 वर्षों में दुनिया ने जिस भी रूप में देखी होगी, वो ये मानकर चलता है कि अमेरिका के साथ भारत खड़ा है और भारत के साथ अमेरिका खड़ा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर एक अनूठा सच यह भी है कि पूरे कोल्ड वॉर के दौर में या कहें 1962 के बाद से भारत और चीन कभी एक साथ खड़े हुए नहीं, ना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और ना ही अपनी नीतियों को लेकर। टकराव की परिस्थिति हमेशा बनी रही। 1971 में पहली बार रूस के साथ भारत खुलकर जब खड़ा हुआ या रूस जब भारत के साथ खुलकर खड़ा हुआ, तो उसके बाद इंदिरा गांधी की पूरी पॉलिसी एंटी यूएस प्रो यूएस जी नहीं, एंटी यूएस प्रो रशिया ये हो गई और ये अमेरिका के लिए एक परेशानी का सबब था। लेकिन आज इन सब को याद क्यों किया जा रहा है? ये याद सिर्फ आपको याद कराने के लिए है कि अब 2025 एक ऐसा बरस है जो 2014 से शुरू हुआ था, अब उसका पटाक्षेप हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, भारत की विदेश नीति में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, भारत के नए बनते अलायंस में और शायद साउथ ईस्ट एशिया को लेकर और उसमें मिडिल ईस्ट का छौंक और साथ ही ब्रिक्स पुनर्जीवित होगा। ब्रिक्स ना सिर्फ पुनर्जीवित होगा बल्कि जो चुनौती और जो धमकी अमेरिका के तरफ से डॉलर को लेकर चल रही थी, क्या उसको दोबारा से जीवित करने का प्लान बन चुका है। और यह प्लानिंग रशिया, चाइना और इंडिया आरसीआई की बैठक क्या सितंबर में लगभग तय मानी जाए? यानी अगस्त में अगर बीजिंग नहीं जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एससीओ की बैठक में जाने वाले हैं, अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर आरसीआई की बैठक होगी और यह बैठक पर समूची दुनिया की नजर है। लेकिन बात यहां तक क्यों पहुंची और ऐसी परिस्थिति एक झटके में क्यों आकर खड़ी हो गई? और भारत ने कल जो पर्चा जारी किया, उस पर्चे के आश्रय खुले तौर पर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को और अमेरिका को भी यह चुनौती तो है कि आप रशिया के साथ वार नहीं कर रहे हैं, आप रशिया के साथ प्रॉक्सी वार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं,
रशिया के साथ अगर भारत व्यापार कर रहा है, तेल कर रहा है, खरीद रहा है, तो वह अमेरिका के कहने पर हो रहा था, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार कच्चे तेल का डगमगा जाता। यह सीधा आरोप भारत ने अमेरिका पर लगाया है। और इतना ही नहीं, यह भी कहा है, खुद अमेरिका ने कहा था कि एनर्जी को प्रतिबंध के दायरे में नहीं लाया जाएगा, तेल आप खरीदिए अन्यथा विश्व बाजार डगमगा जाएगा। और इतना ही नहीं, बकायदा अपने खुद के मुनाफे के लिए या जरूरतों के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी जरूरत थी, या फिर जो न्यूक्लियर या एनर्जी के तौर पर न्यूक्लियर एस्पेक्ट में जो जरूरत चीजें होती है वह भी अमेरिका रशिया से लेता है। तो क्या यह पूरा खेल अमेरिका का भी रशिया को लेकर एक प्रॉक्सी वार तो नहीं है? यानी एक छाया युद्ध तो नहीं लड़ा जा रहा है जहां पर मुनाफा वहां पर साथ, वहां पर व्यापार, जहां पे नुकसान वहां पे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सहारा लेकर अमेरिका की तानाशाही क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो चली है? यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक पन्ने के भीतर जो कुछ लिख दिया गया और 4 लाइनों में जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया, और इन सब के बीच भारत के विदेश मंत्री ने खुल्लम खुल्ला जब यह कह दिया कि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अब पुरानी पारंपरिक परिस्थितियां धराशायी होंगी, मैसेज एक साथ कई है। जिस बात का जिक्र, जहां से बात की शुरुआत, वो अमेरिका का कथन था, लेकिन अमेरिका रुका नहीं, भारत भी नहीं रुका। कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी और किस दिशा में जा रही है, सबसे पहले देख लीजिए। ये 4 लाइन अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन 4 पंक्तियों में भारत को अमानवीय करार दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो देश युद्ध करता है उसके साथ कोई खड़ा होता नहीं है, जो हमला करता है उसके साथ तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को उसके साथ खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, युद्ध में मारे गए लोगों के गुनाहगार के तौर पर भारत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इन 4 लाइनों में लिखा है कि भारत को परवाह नहीं है कि रूस की युद्ध मशीन से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसीलिए मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं। यह उस 4 लाइनों के भीतर 2 लाइनों का अंश है। लेकिन इसके साथ भारत का जवाब सुन लीजिए। भारत ने कहा यह चेतावनी अनुचित है, तर्कहीन है, क्योंकि अमेरिका अब भी रूस से अपने परमाणु उद्योगों के लिए यूरेनियम, टेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रॉनिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन लेता है। यानी रूस से वो खरीदता है तो उसकी एवज में पैसा तो देता ही होगा, और जब पैसा देता होगा तो वो पैसा हथियारों में जाता ही होगा। वो हथियारों से यूक्रेन के खिलाफ रूस युद्ध लड़ ही रहा होगा, तो फिर भारत कैसे आ गया? और ट्रंप ने अपने जो मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ है उस 2 लाइन के अलावे लिखा, भारत न सिर्फ रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है बल्कि खरीदे गए इस तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत के भीतर 2 प्राइवेट कंपनी जो रिलायंस और नियारा है, उसने इस दौर में जो भारत के साथ 30% तक छूट का जो वादा रूस ने किया उसी आधार पर तेल बेचा गया। रिफाइनरी हुई, उसको यूरोप के बाजार में बेचा गया, यूरोप के बाजार ने उसे बाखूबी खरीदा भी। लेकिन अगला सवाल यह है कि व्हाइट हाउस के जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर हैं, उन्होंने भारत को न सिर्फ रूस को लेकर बल्कि चीन के साथ खुले तौर पर खड़ा करने में कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह खुल्लम खुल्ला कह दिया कि लोग यह जानकर चौंक जाएंगे कि रूस से तेल खरीदने में भारत लगभग चीन के बराबर है, और चीन से अमेरिका की दुश्मनी है। यह सिर्फ और सिर्फ चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत खुद को हमारा सबसे करीबी दोस्त बताता है लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदता। भारत इमिग्रेशन में गड़बड़ी करता है, यह अमेरिकी कामगारों के लिए बहुत खतरनाक है,
और रूसी तेल भी खरीदता है, जो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रपति ट्रंप भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन हमें सच्चाई समझनी होगी। यानी भारत को लेकर अमेरिका के भीतर भी अपने वोटर और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, और शायद अब उसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका के भीतर वो रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, ये मैसेज देने की कोशिश व्हाइट हाउस के जरिए शुरू हो गई कि भारत जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। यहां पर यह सवाल आया कि क्या भारत वाकई ये कहेगा बहुत हो गया, अब और नहीं? जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि एक तरफा खेल नहीं चल सकता और नए संबंध तो बनाने ही होंगे। लेकिन अमेरिका कह रहा है भारत के साथ अब और नहीं। यानी चीन और रूस के खेमे में भारत को ढकेला भी जा रहा है और फुसलाया भी जा रहा है। तो क्या यह एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का शिफ्ट होना है जिसके बीच में भारत ही खड़ा है? क्योंकि अमेरिका जानता है चीन को काउंटर करने के लिए उसे भारत की जरूरत है, और भारत यह भी जानता है कि अब वो अमेरिका की गुलामी नहीं कर सकता। लेकिन अगला सवाल शायद इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का 1962 के बाद से पहली बार है कि क्या भारत अब चीन के बेहद करीब जा चुका है और रिश्ते बनाने की दिशा में रूस, चीन, ईरान तीनों एक साथ खड़े हैं। मिडिल ईस्ट के चंद देश भी होंगे, लेकिन ब्राजील भी साथ खड़ा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से दो दो हाथ इससे पहले टैरिफ को लगाने को लेकर कर चुके हैं। इन सब के बीच लूला की गद्दी को डिगाने के लिए ट्रंप ने बकायदा उनसे पहले के राष्ट्रपति जो कि अमेरिका में पनाह लिए हुए हैं उन पर तमाम केस खत्म करने को कहा। और 24 घंटे पहले खबर आई कि अब जिस तर्ज पर भारत और ब्रिक्स, या कहें लगातार वह देश जो ब्रिक्स के साथ जुड़े हैं, जिसमें ईरान 2 बरस पहले जुड़ा है, एक नए प्रयोग के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ऑर्डर को अब डिफाइन करने की दिशा में आ रहे हैं, तो अमेरिका के भीतर रह रहे पूर्व ब्राजीली राष्ट्रपति को नजरबंद कर दिया गया। सवाल उसके आगे का है कि इन सब के बीच विदेश मंत्रालय ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया अब और नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय ने जिस पर्चे को जारी किया है उसमें लिखा हुआ है कि वास्तव में भारत ने रूस से तेल इसीलिए शुरू किया खरीदना क्योंकि संघर्ष के बाद पारंपरिक सप्लाई यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे आयात के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि दुनिया के तेल बाजार की स्थिरता बनी रहे। यानी जो अमेरिका चाहता था भारत ने उस वक्त भी वही किया। तो इस बार 36 का आंकड़ा क्या है, माजरा क्या है? और इस विदेश मंत्रालय के पर्चे में यह भी लिखा गया कि भारत अपने उपभोक्ताओं, देश के नागरिकों के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा मुहैया कराने के लिए आयात करता रहा। यह वैश्विक बाजार जो इंटरनेशनल मार्केट है के हालात की मजबूरी थी। जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वह खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत की तरह उनका यह व्यापार उनके देश के लिए मजबूरी है, तो फिर भारत की भी तो कुछ अपने देश, अपने नागरिकों को लेकर मजबूरी होगी। और इसके बाद कहा गया कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए भारत अपने राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जो भी जरूरी होगा वह कदम उठाएगा। उसके बाद इस पूरे पर्चे को जो जारी किया गया, इससे अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति अब इसके बाद यह कहने की स्थिति में नहीं है कि माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी या माय फ्रेंड इंडिया, बिल्कुल कह पाने की स्थिति में नहीं है। और इस पर्चे के साथ भारत के विदेश मंत्री ने भी खुल्लम खुल्ला जो ऐलान किया, पहले आप पर्चा देख लीजिए। दरअसल लिखे हुए शब्द इस बात को इंगित करते हैं कि भारत हमेशा से अमेरिका के साथ था। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भी जो एनर्जी की जरूरत भारत को थी उसकी जानकारी अमेरिका को थी और अमेरिका की सहमति थी। एनर्जी को लेकर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, ठीक उसी तरीके से जैसे अपने न्यूक्लियर प्लांट के लिए रूस से जो भी सामान चाहिए उसको अमेरिका खरीद रहा था, तो भारत की जरूरत तेल को लेकर थी और खुद अमेरिका चाहता था कि अगर भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कच्चे तेल का भाव उफान पर होगा, क्योंकि भारत लगभग अपनी जरूरत का 80% तेल दुनिया के बाजार से खरीदता है।
और खास तौर से मिडिल ईस्ट के देशों से ज्यादा खरीदता था, जो शिफ्ट हुआ रूस की तरफ, जो अमेरिका चाहता था। यानी एक मैसेज भारत ने खुले तौर पर दे दिया कि अमेरिका अपनी लकीर बदल रहा है, भारत तो अमेरिका के साथ खड़ा था। शायद इसीलिए अभी भी यह सवाल बड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें क्या ब्रिक्स सबसे बड़े और ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभर कर सामने आएगा। यह मैसेज पूरी दुनिया के उन ऑर्गेनाइजेशंस का है जिसकी कतार में अमेरिकी क्वाड भी आता है, जो उसने बनाया था चीन को लेकर। ऑस्ट्रेलिया और जापान साथ थे, भारत को बाद में शामिल किया गया। एशियान में मौजूदगी अमेरिका की, और एशियान को लेकर और उन तमाम देशों को लेकर समुद्री रास्ते में एक लिहाज से चीन की घेराबंदी अमेरिका ने ही शुरू की थी, भारत साथ खड़ा था। अब यह एक व्यापक शिफ्ट नजर आ रहा है, जहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का होना हो, ब्रिक्स का होना हो, और इन सब के बीच खास तौर से आरसीआई यानी रशिया, चाइना और इंडिया का होना हो। तो क्या यह मैसेज अब वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक नई चुनौती के तौर पर है? यह चुनौती रशिया के हमला करने के बाद यूक्रेन के जरिए नाटो कंट्रीज पर उभरी थी। यानी दो बातें बहुत साफ है। पहली बात तो दुनिया के भीतर इस समय सबसे बड़ी हलचल है। दूसरी बड़ी बात है कि भारत का रुख क्या होगा, समूची दुनिया इसका इंतजार कर रही है। और इस रुख का मतलब यह है, वो पुराने 11 बरस में भारत के प्रधानमंत्री का जो रुख अमेरिका के साथ रहा, उनके साथ रहेगा या खिलाफ रहेगा। भारत संतुलन बनाता है। भारत अपने तौर पर सबको साथ लेकर किसी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं आता है, लेकिन अमेरिका ने खुली चुनौती दी। काउंटर में भारत के विदेश मंत्रालय ने खुल्लम खुल्ला कह दिया। और संयोग ऐसा है कि जिस समय ट्रंप भारत पर टैरिफ बढ़ाने का जिक्र कर रहे थे, उस वक्त भारत के विदेश मंत्री एक कल्चरल प्रोग्राम में थे। उसका नाम था सप्त सुर, 7 सुरों को लेकर। वहां तो संगीत का जिक्र होना था, परंपरा का जिक्र होना था, लेकिन वहां पर भी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा एक वैश्विक व्यवस्था देखने की है, ना कि कुछ देशों के दबदबे वाली। और इस कोशिश को अक्सर राजनीतिक या आर्थिक संतुलन के रूप में देखा जाना चाहिए। परंपराएं खास मायने रखती हैं, क्योंकि आखिरकार वे हमारी पहचान तय करती है। मैसेज बहुत साफ था, किसी एक देश का दबदबा अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं चलेगा। सुनिए उनकी बात। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. असल में यूरोपीय यूनियन हो या पश्चिमी देश हो या फिर नाटो कंट्रीज हो या फिर खुद अमेरिका ही क्यों ना हो, और यहां तक कि चीन और रूस ही क्यों ना हो, और ईरान और पाकिस्तान ही क्यों ना हो, और मिडिल ईस्ट के तमाम देश भी क्यों ना हो, यह सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का रुख और अमेरिका और भारत के टकराव से उपजे हुए 10 सवाल समूची दुनिया के सामने खड़े हैं। सवाल 10 हैं, जवाब एक ही है। इन 10 सवालों की पहली फहरिस्त यही कहती है, क्या अमेरिका अब आक्रामक टैरिफ नीतियों के आसरे और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नियम और नियतों को भी खारिज करने मैदान में खुले तौर पर उतर चुका है और निशाने पर भारत है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या भौगोलिक राजनीतिक अव्यवस्था खास तौर से साउथ एशिया में अमेरिका पैदा करना चाह रहा है? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, क्या अमेरिका और पश्चिमी गुट अपने फायदे के लिए रूस के साथ इस दौर में भी प्रॉक्सी वार तो नहीं कर रहे हैं, जहां वो यूक्रेन को सहलाते हैं, रूस से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और भारत जैसे देश को धमकी देते हैं? यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, क्या एनर्जी को कभी जब प्रतिबंध के दायरे में लाया ही नहीं गया और अमेरिका खुद रूस से अपने सामानों की खरीद फरोख्त करता रहा, तो फिर भारत को तेल खरीदने की दिशा की जानकारी उसने ली भी और कहा भी, फिर आज वो क्यों मुकर गया है? यह चौथा सवाल है। पांचवा सवाल, क्या इस दौर में भारत के भीतर जो रिफाइनरी थी, जिसमें रिलायंस और नियरा जो कंपनी है,
उसने बाखूबी भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, विदेश नीति और रूस के साथ संबंधों का खूब लाभ लिया, क्योंकि भारत के नागरिकों को लाभ नहीं मिला कि तेल की कीमत कम हो जाए 30%। युद्ध से पहले जो तेल की कीमत थी वही तेल की कीमत आज भी बाजार में है। तो क्या कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए यह पूरा खेल भारत सरकार ने किया? भारत के भीतर का यह सवाल है। और छठा सवाल है, भारत ने तेल इसीलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका चाहता था, और भारत जो तय प्राइस कैप था उस पर तेल खरीद रहा था, इसका कोई उल्लंघन भारत ने नहीं किया। तो क्या अमेरिका खुद नहीं चाहता तेल की कीमत बढ़े, और अब चाहता है कि इंटरनेशनली उसके टैरिफ के तले हर कोई खड़ा हो जाए, खास तौर से भारत चीन को चुनौती देने के लिए उसकी हर बात को मानने लग जाए? जी, ये छठा सवाल है। सातवां सवाल सबसे बड़ा है, क्या इस दौर में रूस के साथ जो भी बिजनेस कर रहा है, क्या सबको लेकर अमेरिका या ट्रंप ने कुछ कहा है या सिर्फ भारत को कहा है? रूस के साथ तुर्की बिजनेस कर रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है, कतर कर रहा है, लेकिन किसी को भी लेकर अमेरिका या ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार पर लेकर टैरिफ का जिक्र नहीं किया, टैरिफ बढ़ाया नहीं। ये सातवां सवाल था। आठवां सवाल है, भारत को निपटाने के लिए या भारत की बढ़ती इकोनॉमी को देखकर, या भारत ब्रिक्स को जिंदा कर देगा, या चीन और रशिया के साथ भारत खड़ा हो जाएगा, उसको रोकने या ना रोकने की स्थिति में युद्ध विराम से हटकर एक नए युद्ध की परिस्थितियां जो टैरिफ वार के जरिए पैदा हुई है, अब अमेरिका उस दिशा में बढ़ना चाहता है। यह हो सकता है। यह आठवां सवाल है। नौवां सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई पाकिस्तान ने जिस तरीके से नोबेल के लिए जो नॉमिनेशन किया ट्रंप का, भारत उसको खारिज करता है और वह उसको टेररिस्ट स्टेट के तौर पर देखता है, और अपने साथ खड़े देशों के पक्ष में अब ट्रंप की जरूरत है? ऐसा तो नहीं है। 10वां सवाल है, क्या अब यह टकराव इस चरम पर पहुंच चुका है जहां दोनों देशों के बीच भरोसा खत्म हो गया? क्योंकि चीन तक को ट्रंप ने इस तरीके से नहीं कहा जिस तरीके से भारत को निशाने पर लिया है। और इससे जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल जो है, क्या भारत जो अलग अलग देशों के बीच अभी तक एक संतुलन बनाकर चलता था, वो एससीओ हो, वो ब्रिक्स हो, वो एशियान हो, वो क्वाड हो, वो सारी चीजें अब धराशायी होगी? ये 11 सवाल बड़े हैं, और ऐसे में 12वां सवाल नहीं बल्कि 12वां जवाब महत्वपूर्ण है कि भारत का जवाब जिस रास्ते निकलेगा, वो रास्ता भारत की अंदरूनी राजनीति में दखल देगा अमेरिका के जरिए क्या, या फिर भारत अब अपने तौर पर खड़ा हो पाएगा या हो जाएगा जहां पर वो अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस, चीन, ईरान, ब्रिक्स, इन सब को नए तरीके से डेवलप करे? ये दो परिस्थितियां शायद मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समूची दुनिया की नजर है। क्या वाकई मुश्किल में मौजूदा भारत की राजनीतिक सत्ता अमेरिका की वजह से ना आ जाए, या फिर भारतीय सत्ता अमेरिका को चुनौती देकर कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से उभर ना जाए? इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।